8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। स्थापना दिवस कार्यक्रम में जुड़ेंगे सीएम धामी। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से होंगे शामिल। बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड में 97 नगर निकाय कल से आपको बता दें प्रशासकों के हवाले। डीएम संभालने की जिम्मेदारी। चुनाव के अभी नहीं है आसार। जल्द होगा भूधसाव से ग्रस्त जोशीमठ का पुनर्निर्माण। केंद्र ने दी 1658 करोड़ की योजना को हरी झंडी। पर्यटकों के लिए बंद हुआ गंगोत्री नेशनल पार्क। इस साल पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक। कमाई भी हुई बंपर। और पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम। मसूरी में बारिश के बाद छाए बादल। नीति घाटी में हुई बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब रुक करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी से अहम खबर सामने आ रही है। सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन सफल रहा। कांग्रेस पार्टी रेड माइनर्स को सम्मानित करेगी। तो हरीश रावत के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कही गई हैं। उन्होंने रेड माइनर्स की तारीफें की है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी रेड माइनर्स को सम्मानित करेगी। तो उत्तरकाशी से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर बधाई दी है। कहा मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन सफल रहा। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रेड माइनर्स को सम्मानित करेगी। हरीश रावत के द्वारा ये बातें कही गई हैं प्रेस वार्ता के द्वारा। उत्तरकाशी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई है। और प्रेस वार्ता में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बधाई देते हुए कहा कि मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन सफल रहा। कांग्रेस पार्टी रेड माइनर्स को सम्मानित करेगी। तो हरीश रावत की तरफ से ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि रेड माइनर्स सिलक्यारा टनल हादसे में रेड माइनर्स की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से ऑगर मशीन के फेल हो जाने के बाद ये रेड माइनर्स ही थे जो देवदूत बनकर मैनुअल ड्रिलिंग के माध्यम से वहां तक पहुंचे और मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सका। तो कांग्रेस पार्टी इन रेड माइनर्स को सम्मानित करेगी, ऐसा कहना है हरीश रावत का। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर बधाई दी है। साथ ही रेड माइनर्स की तारीफें की हैं और उन्होंने कहा कि मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ये ऑपरेशन सफल रहा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी रेड माइनर्स को सम्मानित भी करेगी। हरीश रावत की तरफ से प्रेस वार्ता में ये बातें कही गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रहलादपुर में आबकारी टीम की छापेमारी हुई है। आपको बता दें अवैध शराब बनाने वाले अड्डों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान 1000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। साथ ही 10 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की गई है। आबकारी निरीक्षक मनोहर पटियाला ने यह कार्रवाई की है। उनके नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। शराब तस्करों पर अब ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। तो प्रहलादपुर में आबकारी टीम की यह छापेमारी सामने आई है। 10 लीटर अवैध कच्ची शराब भी इस दौरान बरामद हुई है। साथ ही 1000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। अवैध शराब बनाने वाले अड्डों पर भी छापेमारी की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शराब तस्करों पर अब ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। आबकारी विभाग ये निगरानी रखेगा। प्रहलादपुर में आबकारी टीम की यह छापेमारी सामने आई है। इस वक्त की ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध शराब बनाने वाले अड्डों पर भी छापेमारी की गई है। तो लक्सर के प्रहलादपुर में आबकारी टीम की यह छापेमारी हुई है। अवैध शराब बनाने वाले अड्डों पर आबकारी विभाग ने यह छापेमारी की है। छापेमारी में 1000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है।
अब रुक करेंगे अगली खबर की। केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी कि एनडीआरएफ की वसूली और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ से 126.4 करोड़ रुपए और अपने राज्य के बजट से 451.8 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जिसमें 91.82 करोड़ रुपए के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल है। वहीं जोशीमठ के लिए योजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। बता दें कि जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीकी लॉजिस्टिक की सहायता प्रदान की है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और एनडीएमए के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई कर जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है। जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना को फिर से बेहतर सिद्धांतों और स्थिरता के प्रयास का पालन करते हुए 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने जोशीमठ के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी कि एनडीआरएफ की वसूली और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ से 126.41 करोड़ रुपए और अपने राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जिसमें 91.82 करोड़ रुपए के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। वहीं जोशीमठ के लिए योजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऊंट के मुंह में जीरा है। जो नुकसान जोशीमठ में हुआ है उसका 10% भी नहीं है। और जिस तरीके से अभी हाल ही जांच में आया है कि 40 मीटर नीचे तक पक्की चट्टानें नहीं मिली हैं, उससे लगता है कि ये बहुत धनराशि कम है। दूसरा, जो ये टनल वाला मामला है, इसमें राज्य सरकार ने मजदूरों को केवल 1-1 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पे दी है। और दुर्भाग्य कहूँगा, जिस केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार ने आज के दिन तक अभी तक भी 1 रुपए की भी धनराशि इसमें आवंटित नहीं की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कोई ऐसा तो नहीं कि अंतिम राशि है, फेजेज में आएगी। अभी ये राशि स्वीकृत की है, पहले इसका यूटिलाइजेशन होगा, उसके बाद केंद्र से और पैसे की डिमांड होगी। निश्चित तौर पर वहां से कोई कमी नहीं होने वाली उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के लिए केंद्र ने पूरी तरह से तिजोरी के दरवाजे खोले हुए हैं। ये हमको है कि हम कितना पैसा वहां से ले सकते हैं। हम जितनी जल्दी उसका यूटिलाइजेशन करेंगे उतनी जल्दी और राशि हमको प्राप्त होगी। हाँ, कांग्रेस को उसमें कुछ करने को नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो दिक्कत में है। कल से आपको बता दें कि करीब साल भर पहले जोशीमठ में दरारें आ गई थी। इन दरारों से उत्तराखंड का खूबसूरत पहाड़ी शहर जोशीमठ खतरे में आ गया था। जोशीमठ शहर का धार्मिक और सामरिक महत्व है। यहाँ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। चीन सीमा से नजदीक होने के कारण जोशीमठ में सेना व अर्धसैनिक बलों का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है।
लेकिन जोशीमठ में दरारें आने से हजारों लोग बेघर हो गए, जिसके बाद अब केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र की ओर से अब इस बजट को मंजूरी देने पर सवाल उठाए हैं, साथ ही इसे नाकाफी भी बताया है। प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार ने जो ये पैसा दिया है, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ये अलग बात है कि आज इतना समय बीतने के बाद केंद्र सरकार ने ये धनराशि जारी की और देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसका गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है कि 1600 करोड़ रुपए की जो धनराशि केंद्र सरकार ने अवमुक्त की है, क्या ये धनराशि जोशीमठ को परमानेंट तरीके से उसका बचाव करने के लिए, लोगों के पुनर्स्थापन करने के लिए, लोगों की जो संपत्तियां नष्ट हुई हैं उसको दोबारा सृजित करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए क्या ये धनराशि सफिशिएंट है या नहीं है, ये धनराशि पूर्ण है या नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब ये खबर आज आई है कि भाई केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। हम इसका गहन अध्ययन करेंगे और उसके बाद आपको बृहद रूप में इसके अच्छाइयाँ भी बताएंगे और इसकी कमियाँ होंगी तो वो भी उजागर। जोशीमठ की आपदा के 1 साल बाद भारत सरकार ने जोशीमठ के लोगों को राहत देने के लिए 1658 करोड़ का जो पैकेज दिया, उसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये 1658 करोड़ रुपए वहां के लोगों के पुनर्वास पर खर्च हों, वहां जिन लोगों के मकान में दरारें आई हैं, जिन लोगों के नुकसान हुआ है, और उसके अलावा जो वहां पर सीवरेज लाइन है, वहां का जल निकासी है, वहां पर भूमि पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, उन सब का बिल्कुल पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम न हो। कहीं ऐसा न हो कि सिलकारा की टनल जिसको मानकों के अनुसार न बनाए जाने के कारण एक बड़े हादसे से गुजरना पड़ा। ऐसे ही जोशीमठ का ये 1658 करोड़ रुपए सिलकारा के टनल के निर्माण की तरह या देहरादून स्मार्ट सिटी की तरह लोगों की जेब गर्म करने में न चला जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में मैं देख रहा हूं कि जोशीमठ में जो आपदा आई उस पर एनटीपीसी, जिसने जोशीमठ शहर के नीचे टनल बनाई, उसको पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। और जो 7 एजेंसीज ने उसके बाद उस आपदा के कारणों को जानने के लिए काम किया। देखिए, ऐसा जब से जोशीमठ का प्रकरण शुरू हुआ था तभी से अगर इतिहास में देखा जाए इसमें, तो जोशीमठ को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संजीदा रहे हैं कि उनका गुजर बसर कैसे होगा, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, नया जोशीमठ कहाँ बनाया जाएगा, इस चीजों को लेकर हमेशा उन्होंने संजीदगी दिखाई। और उसी के मद्देनजर अभी उन्होंने जो ये सैंक्शन किया है रुपए, वो जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए काम आएगा और जोशीमठ के लोगों को निश्चित तौर पर एक अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा और बेहतर तरीका देखने को मिलेगा, जिससे कि उनका जो गुजर बसर का और रहने का स्थान रहे वो एकदम सुरक्षित तौर पर रहे। कुल मिलाकर इस साल के अंत तक केंद्र ने जोशीमठ के लिए बजट को मंजूरी दे दी है, जिसे विपक्ष नाकाफी बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र आगे भी जोशीमठ के विकास के लिए बजट देता रहेगा। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने बजट मंजूरी के लिए इतना समय क्यों लगा दिया। सवाल यह भी है कि क्या इतने बजट से जोशीमठ का विकास हो पाएगा। इसके अलावा सवाल यह भी है कि जोशीमठ आपदा से हमने क्या सीखा, जिससे आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी के वार्ड नंबर 1 में दूसरे दिन भी गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। आपको बता दें, वन विभाग द्वारा वन क्षेत्राधिकार कालाढूंगी मुकेश जोशी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के अंतर्गत लगाए गए पिंजरे में लगातार दूसरे दिन एक और गुलदार कैद हो गया। बताते चले कि बीते 2 नवंबर की रात को एक गुलदार ने कालाढूंगी के वार्ड नंबर 1 निवासी 5 वर्षीय बच्ची को अपना निवाला बनाया था, जिसको पकड़ने के लिए कालाढूंगी रेंज द्वारा कई स्थानों पर पिंजरे लगाए गए थे। रात्रि को बच्ची के घर के पास वाले बगीचे में लगे पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। सुबह निगरानी करने वाली टीम ने पिंजरे में गुलदार को देखते ही वन क्षेत्राधिकारी सहित अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वन विभाग द्वारा गुलदार को मई पिंजरे के रामनगर रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया। मुकेश जोशी ने बताया कि गुलदार का सैंपल लेकर हैदराबाद भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरे दिन नर गुलदार पकड़ा गया है
ये गुलदार जहाँ पर बच्चे को मारा गया था तो उस बगीचे में हमने ये लगाया है। और इससे पूर्व में भी हमारे द्वारा एक मादा गुलदार पकड़ा गया था एक दिन पहले, और इस में परीक्षण हेतु इसके DNA सैंपल को हैदराबाद लैब में भेजा गया है। तो वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही ये कहा सकता है कि ये कहा जा सकता है कि बच्चे को किसने मारा है। ये जो गुलदार आज पकड़ा गया है ये नर गुलदार है, इसकी उम्र लगभग। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सर्दी के सीजन में होने वाली आपराधिक घटनाओं को लेकर इन घटनाओं को रोकने के लिए जनपद पौड़ी पुलिस अलर्ट हो गई है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दियों के सीजन में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है कि रातकालीन गश्त मुस्तैदी के साथ की जाए, साथ ही तलाशी अभियान भी तेजी लाई जाए। क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है और इस सीज़न में नकबजनी, लूट, इन सब की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो रात्रि की जो हमारी गश्त पिकेटिंग की व्यवस्था है उसको और अधिक प्रभावशाली करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार ने उत्तराखंड के डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। निवर्तमान डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर पुलिस मुख्यालय देहरादून में चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद अभिनव कुमार ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलवाना और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही साइबर अपराध एक सबसे बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए हमें बेहद मजबूत होना होगा। इसके लिए सिपाही स्तर से ही साइबर एक्सपर्ट तैयार करने होंगे। हमें सिपाहियों को भी साइबर अपराधों से निपटने के लिए ट्रेन करना होगा। इसके लिए जल्द ही कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा महिला अपराधों को रोकने के लिए भी विशेष प्रयास करने होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। देहरादून पुलिस ने अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया है। मात्र शीशे के छोटे टुकड़े से बसंत विहार में मिले 2 अज्ञात शवों के मामले का खुलासा कर दिया। कुछ दिन पहले थाना बसंत विहार में 2 अज्ञात शव मिले थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद दोनों की मृत्यु किसी वाहन से टकराने के बाद हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, जिससे महिला सड़क किनारे नहर में गिर गई थी और पुरुष सड़क किनारे गिरा हुआ मिला था। लेकिन पकड़े जाने के डर के कारण शाहरुख ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की और पुरुष को भी नहर में फेंककर घटनास्थल से फरार हो गया। वो दरू चौक बसंत विहार में टी स्टेट पड़ता है, वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी गूल में मिली थी सड़क के किनारे। क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी, कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें क्लियर हो पाई कि ये दोनों जो लोग थे, महिला पुरुष, वो कहीं एक दूसरे से परिचित नहीं थे और अलग अलग कामों से, कोई वॉक करने के लिए और कोई अपने अन्य काम से, जैसे महिला थी वो डेली उस रास्तों से जाना था। क्योंकि जिस परिस्थितियों में शव मिला था, सनसनीखेज मामला था, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लू नहीं आ रहे थे कि जो किसी अन्य साजिश या किसी अन्य अपराध की ओर इंगित करते हो। इसीलिए उसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया कि सही कारणों का पता चल सके। जब पैनल का पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे हुआ तो ये चीज़ें क्लियर होकर आएंगी कि हार्ड एक फोर्स पुलिस कोई ऑब्जेक्ट के कारण लगने के कारण जो है डेथ हुई है और अंदर जो है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हेड में ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण इनकी सडन मौत होने की पूरी संभावना थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लाल तप्पड़ में स्थित जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज में दांतों की जांच के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के साथ ही आसपास के क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने दांतों की निःशुल्क जांच कराई। लॉ कॉलेज में लगे 1 दिवसीय मेडिकल कैंप में उत्तरांचल डेंटल कॉलेज की ओर से एक शिविर लगाया गया। कॉलेज के निदेशक जयपाल गांधी और कविता नागपाल गांधी ने संयुक्त रूप से मेडिकल कैंप का शुभारंभ करते हुए बताया कि लॉ कॉलेज ने डेंटल कॉलेज माजरी के साथ मिलकर इस निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है, ताकि कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ आसपास के ग्रामीण लोगों को इसका लाभ मिल सके। मेडिकल कैंप में 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने दांतों की जांच करवाई और आगे के उपचार के लिए डॉक्टरों से सलाह ली, ताकि दांतों को सुरक्षित रखा जा सके।
जी, उत्तरांचल डेंटल कॉलेज से हम लोग आए हुए हैं जो माजरी ग्रांट में है, और आज हम यहाँ पर आए जगन्नाथ विश्व कॉलेज जो है लॉ कॉलेज है वहाँ पर आए हुए हैं। तो नॉर्मल रूटीन डेंटल चेकअप कर रहे हैं, और मतलब बाकी जो भी पेशेंट जो भी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसी के रिगार्डिंग हम बता रहे हैं। तो कैंप में कुछ एडवांटेजेस है जिस वजह से हम कैंप मतलब यहाँ पर लगा रहे हैं, और बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर भी। तो अच्छा लग रहा है कैंप इस तरह से ऑर्गेनाइज करने में। उद्देश्य ये है जी लोगों को जागरूक करना। आज हम लोगों ने उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के साथ मिलकर जगन्नाथ विश्व कॉलेज में डेंटल चेकअप का कैंप लगाया है। उसमें गांव वालों ने भी और स्टूडेंट ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार आज आपको बता दें कल सेवानिवृत्त हो गए। पुलिस मुख्यालय देहरादून में उन्होंने बतौर डीजीपी अपनी आखिरी प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मैंने 35 साल पुलिस की वर्दी पहनी और उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हमेशा प्रयास किए। ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन इस्माइल सहित कई अभियान चलाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नशा, ट्रैफिक और साइबर क्राइम पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए यातायात प्रबंधन, नशा और साइबर क्राइम जैसी कड़ी और बड़ी चुनौतियों से निपटने में उनकी पुलिस काफ़ी कारगर रही, लेकिन ये चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। आने वाले डीजीपी के लिए भी ये चुनौतियां सबसे बड़ी होंगी। देखो, यहाँ की 3 चुनौतियां तो बड़ी हैं जो हमने भी मानी थी, पर मैं खुद कह रहा हूँ कि उसको कोई मैं कह सकूँ, क्लेम कर सकूँ कि मैंने 100% सोल्व कर दी। ट्रैफिक, ड्रग्स और साइबर, तो वो अभी भी कंटिन्यूड है। हमने ये जरूर है पूरा सिस्टम बना दिया, पैराफर्नेलिया बना दिया। देश के टॉप साइबर कॉप्स में से एक हमारे हैं यहाँ पे, आप जानते हैं, क्योंकि हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, पूरी टीम बनाई है, पर वो अभी भी चुनौती खड़ी है। तो आने वाले के लिए चुनौतियां बनी रहेंगी। पुलिस तो चुनौती से हटके हो ही नहीं सकती। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुर्गापुर नंबर 1 और आसपास के आक्रोशित ग्रामीण सड़क के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सड़क पिछले कई वर्षों से टूटी फूटी पड़ी है। यह सड़क छाछठ विधानसभा रुद्रपुर के अंतर्गत आती है। इस सड़क का पिछले कई वर्षों से कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि किसी नेता, राजनेता सिर्फ, आपको बता दें, नेता और राजनेता सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं। इन लोगों ने आज तक कभी विधायक व अरोड़ा को नहीं देखा है। यह मार्ग दिनेशपुर और मटकोटा मार्ग रुद्रपुर का बाईपास का काम भी करता है। चलो, शिव अरोड़ा जी आए, वोट मांगे तो दे दिया, तो शिव अरोड़ा को तो हमने वोट दिया, हमने मोदी को देके वोट दिया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनको देके वोट दिया हमने। अब ये शिव अरोड़ा कौन है हम तो जानते नहीं। अब तो एमएलए बन गए, अब कभी आते भी नहीं है। कम से कम 4 साल हो गए इलेक्शन को। 4 साल के बाद मुश्किल से 1 साल भी नहीं आएंगे, एक बार भी नहीं आएंगे। कम से कम एक बार आके देखना चाहिए इस गांव में क्या परेशानी है, इस शहर में क्या परेशानी है। यहाँ छोटा सा शहर है, इसमें क्या बच्चे लोग जाते हैं, कैसे स्कूल पढ़ते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे नहीं आते। ये रोड को आप लोगों को देखना चाहिए। आके कभी आके एक बार आके देखो, एक दिन आओ बस, ज्यादा नहीं, एक दिन आके देखो इस मोहल्ले में कैसा चल रहा है। भैया, हमारी समस्या यही है कि हमारे रोड से समस्या है। बस हमारी रोड नहीं है तो कोई वोट नहीं है। बहुत दिनों से हम झेल रहे हैं इस रोड के कारण। हमें आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है, बच्चों की भी दिक्कतें होती है। हमें रोड चाहिए। बस हमारी एक ही आशा है आप लोगों से कि हमें रोड चाहिए। ये समस्या है, हमें रोड चाहिए। रोड नहीं है तो वोट नहीं है। जी भैया नमस्कार। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड पे आए दिन घटना बहुत हो रही है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारे विधायक जी तो इधर आती ही नहीं है, गांव में उन्होंने कभी पूछा नहीं। आए दिन घटना होती है, धूल मिट्टी इतनी है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने जाओ तो एकदम भूत बन के वापस आते हैं सब लोग। पत्थर छटक के लगते हैं, कईयों के पैर पे लगे, कईयों के बाइक पे लगे, शीशे टूटते हैं। और घटना आए दिन होती रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ना पूछता है, ना कोई आता है, ना कुछ। कई बार विधायक जी को फोन भी किया है, मंत्री को भी फोन करते हैं, आश्वासन देते आ रहे कोई आता नहीं। उल्टा वो हमसे कहते हैं कि तुम हमारे वहाँ पे आओ, पब्लिक लेके आओ, ट्रॉली ट्रैक्टर लेके आओ, यहाँ धरना दो। वहाँ धरना किस बात का देंगे हम लोग जाके। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आगे आप के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मंथन देखिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।